नमस्कार, मैं बबली रीना साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट, देव संस्कृति कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, खपरी धमधा रोड, दुर्ग से। हमारा आज का टॉपिक है संप्रेषण तकनीकी। अब हम देखते हैं इसमें रूपरेखा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना, संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के घटक, संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण की विशेषताएं, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण की प्रकृति, संप्रेषण के कार्य, संप्रेषण में आने वाली बाधाएं, संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के उपाय, कक्षा संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक की भूमिका, प्रभावशाली संप्रेषण में छात्रों की भूमिका, अंत में निष्कर्ष। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं प्रस्तावना। संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के शिक्षा एवं शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रेषण एक पक्षी व्यवहार न होकर दो पक्षी व्यवहार होता है, अर्थात इसमें विचारों का दो पक्षी या बहुपक्षी आदान प्रदान होता है। मतलब जो है संप्रेषण अकेला नहीं किया जा सकता, संप्रेषण के लिए दो व्यक्ति या बहु व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अब हम लेते हैं संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण शब्द को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ है परस्पर आदान प्रदान करना। अतः संप्रेषण से तात्पर्य है कि परस्पर सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान करना। मतलब हम कोई भी बात जो अपनी भाव है, विचार है, उसको जब हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और व्यक्ति जब हम उस भाव और विचार को समझकर जब वापस हमसे प्रतिक्रिया अनुक्रिया करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संप्रेषण कहते हैं। और जो हमारे जो विचार जो रहते हैं आपस में, जब तक हम एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं हम तभी हम उस जो भाव और विचार को है समझ पाते हैं और तभी हम एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया कर पाते हैं। इसका मतलब संप्रेषण का एकदम छोटा सा अर्थ ही हो जाएगा कि परस्पर सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण की परिभाषा देखते हैं। कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। कालिदास के अनुसार किसी शिक्षक के पास ज्ञान बहुत है तथा किसी के पास ज्ञान को शिक्षार्थी के पास पहुंचाने की कला, परंतु सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वही है जिसके पास ज्ञान और संप्रेषण कला दोनों है। जैसा मैंने बताया कि संप्रेषण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के दो प्रकार हैं, पहला शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण के भी दो प्रकार होते हैं, जिसमें होता है लिखित, मौखिक। शाब्दिक संप्रेषण का मतलब ये होता है जिसमें भाषा के लिखित, मौखिक दोनों रूपों का प्रयोग हो, शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। इसमें स्रोत और प्राप्तकर्ता दोनों ही उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे वे समझते हैं। शाब्दिक संप्रेषण, जैसे मैं अभी आप लोग के साथ में शाब्दिक संप्रेषण कर रही हूँ, मैं उसी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ जिस भाषा को आप समझते हैं, और तभी आप उत्तर दे पाएंगे जब आप मेरी भाषा को समझ पाएंगे। तभी आप जो मैं पूछूँ या इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन करती हूँ तो आप तभी जवाब दे पाएंगे। जब आप मेरी भाषा को समझ रहे हैं, उस भाव को समझ रहे हैं, तभी आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, यही शाब्दिक संप्रेषण होता है। इसका दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण एक दूसरे की भाषा न जानने वाले गूंगे, बहरे आदि इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। संप्रेषण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। इसके कई रूप होते हैं। ठीक है, अशाब्दिक संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं, उसके माध्यम से भी संप्रेषण होता है। बिना हम बोले भी हम संप्रेषण एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला दिया हुआ है मुख मुद्रा। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सबसे पहला मुख मुद्रा, जिसमें मुख मुद्रा में भी और भी उसके प्रकार है, जैसे घृणा, चिंता, प्यार, विषाद। जैसे हमको जब किसी पर गुस्सा आता है या हम कोई गंदी चीज़ देख लेते हैं या हमको जब किसी पे प्यार आता है या हम किसी चिंता पे रहते हैं तो हमारे चेहरे से, हमारे चेहरे के भाव से क्या होता है, वो पता चल जाता है कि हमको उस
चीज़ को देख के हमको अच्छा नहीं लग रहा है, या हम बहुत चिंतित है तो हमारे चेहरा परेशान दिखता है, प्यार रहता है तो हमारे चेहरे पे खुशियाँ रहती है। इस तरीके से हम मुख मुद्रा के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। आँखों की भाषा, आँखों की भाषा में है आँखें दिखाना, आँखें तरेरना, आँखें ऊंची नीची करना, आंसू का निकलना। ठीक है, यहाँ पे आँखों की भाषा में है जब हम गुस्सा हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, या हमारे बड़े हमसे गुस्सा हो जाते हैं, या हम कोई गलत काम करते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, हम आँखें दिखाते हैं, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आँखें तरेरना मतलब गुस्सा जब हमको बहुत तेज आता है तो हम क्या करते हैं, अपनी आँखें ऊँची नीची करते हैं। और जब हमको कोई डांटता है या कोई चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती है तो हमारे आंसू निकल जाते हैं, तो उससे सामने वाले को ये पता चल जाता है कि इसको ये चीज़ जो है अच्छी नहीं लगी, इसलिए इसके आँखों से क्या हो रहा है, आंसू निकल रहा है। और सामने वाले हमारे भाव को क्या कर लेता है, समझ जाता है। ये भी आंखों की भाषा से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक संप्रेषण करते हैं। इसमें तीसरा है शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा में है मुख अभिनय, दांत पीसना, मुक्का दिखाना, अंगूठा दिखाना, गर्दन हिलाना, पीठ थपथपाना। शारीरिक भाषा मुख अभिनय मतलब जैसे हम मुंह बना बना के हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। दांत पीसना मतलब जब हमको गुस्सा आता है तो हम दांत को अपने पीसने लग जाते हैं। मुख का दिखाना मतलब दूर बैठा व्यक्ति है और हम क्लास के अंदर अगर बैठे रहते हैं और हम अगर टीचर क्लास में पढ़ा रही है और हमको अगर किसी बच्चे के साथ हम मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से हम दूर से ही उसको क्या दिखाते हैं, मुक्का दिखाते हैं, तो सामने वाला क्या समझ जाता है कि हाँ मुझे मारने के लिए इशारा कर रहा है। ठीक है, दूसरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा जब हम कोई चीज़ अच्छी होती है, हमारे टीचर हमको क्या करते हैं, गुड बोल के अंगूठा दिखाते हैं। ठीक है, और वही चीज़ अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है तो टीचर क्या करता है, अंगूठा को नीचे कर देता है। ठीक है, और अच्छा रहता है तो अंगूठा क्या करता है, ऊपर कर देता है। ठीक है, उसके बाद गर्दन हिलाना। अगर टीचर को हमारी आंसर सही लगते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना सर हाँ में हिलाते हैं, सामने की ओर हिलाते हैं। और अगर मान लो अगर वो आंसर अगर गलत रहता है तो टीचर क्या करते हैं, दाएं बाएं अपने सिर को हिला के हमको बताते हैं कि नहीं तुम्हारा आंसर जो है क्या है, गलत है। और अगर हम किसी कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं तो चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल हो, टीचर हो, चाहे माता पिता वो हमारी पीठ को थपथपा कर क्या करते हैं, हमको शाबाशी देते हैं। और ये भी एक प्रकार से क्या होता है, संप्रेषण, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को हमारा कार्य पसंद आया है। ठीक है, उसी प्रकार से अब लास्ट में देखते हैं हम ध्वनि संकेत। ध्वनि संकेत में जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है सीटी बजाना, है ना। ध्वनि संकेत मतलब जैसे मैं कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जैसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है, और अगर आप मेरे से प्रश्न पूछे तो मुझे शॉर्ट में ही जवाब देना, लंबा मुझे बोलने का मन नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ वहाँ पे जैसे आप उसमें फ़ोन में बात करते हो, फ़ोन में जब आप लंबी बात करते रहते हो, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को ध्यान से सुनता रहता है, वो क्या करता रहता है, ऐसा करता रहता है। उसके बाद में अगर कुछ चीज़ें अगर उसको नहीं मतलब समझ में आती या वो उस चीज़ से एग्री नहीं रहता तो क्या करता है, ऐसे बोलता है। ठीक है, उसके बाद सीटी बजाना। कोई चीज़ हमको अगर बहुत, जब हम टॉकीज़ में जाते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं, अगर देखते होगे आप लोग कि वहाँ जाते हैं और उनको जब बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग जाती है, कुछ अच्छा रहता है, तो क्या करते हैं, वहाँ बैठ के वो सीटी बजाते हैं। इसका मतलब वो ये बताते हैं कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी थी और हमें पसंद आई, इसलिए हम अपना क्या करते हैं, वहाँ पे सीटी बजाकर बताते हैं कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं संप्रेषण के घटक। इसमें हम संप्रेषण के घटक जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सूचना, दूसरा है सूचना देने वाला, ठीक है, तीसरा है सूचना लेने वाला, चौथा है वातावरण, पांचवा है साधन। तो सूचना मतलब क्या, हम क्या बताना चाह रहे हैं या हम कौन सी बात करना चाहते हैं या कौन सा मैसेज हम देने वाले हैं। ठीक है, सूचना देने वाला, अब मैसेज तो आ गया, मैसेज तो है, लेकिन सूचना देने वाला भी तो ज़रूरत है भाई। सूचना देगा कौन, इसलिए वहाँ पे सूचना देने वाले की भी ज़रूरत पड़ती है। अब सूचना देने वाला सूचना देगा किसको, तो इसलिए सूचना लेने वाला भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ पढ़ाने के लिए आती हूँ क्लास के अंदर, अगर मैं क्लास में अगर कुछ कर रही हूँ तो पढ़ाऊँगी किसको, ब्लैक बोर्ड को, दीवार को, इसको तो नहीं पढ़ाऊँगी। मुझे समझने वाला या उस चीज़ को पढ़ने वाला सामने मुझे क्या चाहिए, विद्यार्थी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अब वो सूचना को किस वातावरण में आप दे रहे हैं, किस वातावरण में दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, ये भी वहाँ पे मायने रखता है। उसके बाद वो उस वातावरण से किस साधन से आप सूचना को दे रहे हैं, ये रहता है। ये 5 का जो घटक हैं सूचना के संप्रेषण के घटक जो हैं, ये 5 है: सूचना देने वाला, सूचना लेने वाला, वातावरण, साधन। बिना सूचना संप्रेषण के घटक के कोई भी सूचना क्या होती है, संप्रेषण जो है क्या होती है, कंप्लीट नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं यहाँ पे संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया में सबसे पहला हम लेते हैं संप्रेषण स्रोत, संप्रेषण सामग्री, दूसरा है
तीसरा है संकेतन या कूट रचना, इसको एनकोडिंग भी बोलते हैं। उसके बाद चौथा है संप्रेषण माध्यम, फिर पांचवा है संदेश प्राप्तकर्ता, छठवा है विसंकेतन, सातवा है अनुक्रिया, आठवां है प्रतिपुष्टि, नौवां है वातावरण। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं इसमें देखिए संप्रेषण स्रोत। जो व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है संप्रेषण स्रोत कहलाता है। ठीक है। दूसरा है संप्रेषण सामग्री, वह विचार व संदेश जिसे प्रेषित किया जाना है संप्रेषण सामग्री कहलाता है। तीसरा है संकेतन या कूट रचना, किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है, यह एनकोड या कूट रचना कहलाते हैं। अगला है संप्रेषण माध्यम, जिसकी सहायता से संदेश प्रत्येक प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, वे संप्रेषण माध्यम कहलाते हैं। ये माध्यम जो है शाब्दिक, अशाब्दिक, मौखिक, लिखित आदि कई प्रकार से हो सकते हैं। पांचवा हम देखते हैं संदेश प्राप्तकर्ता, स्रोत द्वारा प्रेषित संदेश को ग्रहण करने वाला संदेश प्राप्तकर्ता कहलाता है। इसका भी उतना ही महत्व है जितना संप्रेषण स्रोत का, इसके बिना सारी प्रक्रिया व्यर्थ होगी। इसका मतलब ये है, जैसे संप्रेषण स्रोत से संप्रेषण निकला जरूर, पर वो मिलेगा किसे? अगर वो संप्रेषण स्रोत से संप्रेषण निकल गया लेकिन उसे प्राप्त करने वाला या उस पर रिप्लाई करने वाला कोई नहीं है, तो संप्रेषण का कोई महत्व है क्या? नहीं। आप क्या फ़ोन लगा के एक तरफ से अपने आप से बात करते रहते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। या मैसेज भी करते हैं तो आप क्या करते हैं, सामने वाला रहता है वो रिप्लाई करता जाता है, तभी आपका क्या रहता है, बात आगे बढ़ता जाता है। और सामने वाला अगर रिप्लाई नहीं करता है तो क्या होता है, आपकी बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है। इसलिए संप्रेषण के लिए संप्रेषण स्रोत के साथ में संप्रेषण प्राप्तकर्ता भी जरूरी है। अब अगला हम लेते हैं विसंकेतन। इसमें है विसंकेतन का अर्थ कूट रचना को पढ़ना अथवा अर्थ निकालना होता है। प्रत्येक कूट रचना को डिकोड करना आवश्यक होता है। जब तक सही डिकोड नहीं होगा संदेश ग्रहण कर्ता उसके अर्थ को समझ नहीं पाएगा। मतलब अगर संदेश कर्ता के पास में अगर संप्रेषण स्रोत से संदेश प्राप्तकर्ता के पास में संदेश तो आ गया, लेकिन अगर संदेश प्राप्तकर्ता उस भाषा को नहीं समझ पा रहा है, उस लिखी हुई चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो वो रिप्लाई सबके समझेगा क्या और रिप्लाई क्या देगा वो? ठीक है। तो यहाँ पे वो जो संदेश आया है उस संदेश को संदेश प्राप्तकर्ता को समझना आवश्यक होता है। ठीक है। अब हम लेते हैं अगला अनुक्रिया। अनुक्रिया संदेश स्रोत द्वारा भेजे गए संदेश पर, जो संदेश स्रोत है अपना संदेश तो भेज दिया, संदेश पर प्राप्तकर्ता के द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया अनुक्रिया कहलाती है। संप्रेषण की निरंतरता इसी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। जैसे मैं अभी बताई आपको, अनुक्रिया का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको बोला हेलो, मैसेज में मैंने बोला हेलो, तो सामने भी से आप लोग क्या करते हो, हाय, हेलो या गुड मॉर्निंग ये बोलते हो। उसके बाद में फिर कैसे हो तो आप बोलते हो ठीक हूँ। आपने फिर रिप्लाई किया आप कैसे हो। इस तरीके से हमारी बातें क्या हो जाती है, बढ़ती जाती। मतलब सामने वाला और मैं और आप जब तक दोनों अनुक्रिया नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तब तक हमारे संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होगी, आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है। अगला है प्रतिपुष्टि। प्रत्येक संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का होना आवश्यक है। प्रतिपुष्टि में संप्रेषण का सफलता का ज्ञान होता है। प्रतिपुष्टि दो प्रकार की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। प्रतिपुष्टि मतलब आप जो संप्रेषण कर रहे हैं वो कहाँ तक सफल हुआ, मतलब आपका जो संप्रेषण हुआ है वो कहाँ तक सफल हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब आपका सामने वाला, जब आपने किसी चीज़ को मैसेज दिया है, सामने वाला जब आपको उस मैसेज को सही समझ के जब आपके वापस से वो रिप्लाई देता है आपको, तो आपको पता चल जाता है कि मेरा जो संदेश था वो संदेश प्राप्तकर्ता सही तरीके से पहुंच चुका है। ठीक है। और अगर वो संदेश प्राप्तकर्ता जो है उस संदेश को नहीं समझता है तो वो बिल्कुल क्या करेगा, या तो गलत रिप्लाई करेगा, या तो फिर वो बोलेगा कि मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला है, या तो फिर वो क्या करेगा, किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं करेगा, चुप बैठ जाएगा वो। ठीक है। अगला हम लेते हैं वातावरण। हम देखते हैं वातावरण। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण किसी न किसी वातावरण में ही संभव है। यहाँ वातावरण से तात्पर्य परिवेश से है।
ये संप्रेषण का बाहरी वातावरण भी हो सकता है। इसके अलावा वातावरण स्वतंत्र एवं दमनकारी दोनों भी हो सकता है। इसके स्वतंत्र वातावरण प्रभावी संप्रेषण के लिए उपयोगी होता है, जबकि दमनकारी वातावरण में संप्रेषण जो है बाधित होता है। मतलब आप जैसे मैं क्लास के अंदर हूँ, क्लास में अभी कोई टीचर क्लास ले रहा है, अगर वो आपके ऊपर दबावपूर्ण तरीके से अगर संप्रेषण करता है या सिर्फ अपनी चला के अगर संप्रेषण करता है, तो वहाँ पे संप्रेषण क्या होगा, थोड़ा सा अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा, दमनकारी हो जाता है। मतलब दबावपूर्ण संप्रेषण रहता है, जिसमें आप मतलब उतने अच्छे से अपने रिएक्शन नहीं दे सकते, अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पे नहीं दे सकते। लेकिन अगर क्लास के अंदर है, फ्रैंक माहौल है, क्लास के अंदर में टीचर बहुत अच्छे सहयोगीपूर्ण टीचर है, बहुत हेल्पफुल टीचर है और बहुत अच्छे से आपको समझा रहा है सारी चीज़ें, और साथ साथ में आपको भी बोलने का साथ साथ मौका दे रहा है, और सभी चीज़ों में आपको भी भागीदारी बना रहा है अपने शिक्षण कार्य में, तो वहाँ पे जो संप्रेषण जो होगा वो बहुत ही अच्छा और सकारात्मक तरीके से होगा, और बिना बाधा के आपका जो शिक्षण कार्य क्या होता है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, और सामने वाला जो आपका जो संदेश प्राप्त करता है वो भी बहुत अच्छे से आपके संदेश को प्राप्त कर लेता है। अब हम देखते हैं संप्रेषण की विशेषताएं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला है विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। संप्रेषण जो है पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण जो है दो पक्षीय प्रक्रिया है। संप्रेषण उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। अगला पांचवा है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संपर्क की प्रक्रिया है। उसके बाद में संप्रेषण मात्र सूचना प्रदान करना नहीं है। सातवां है संप्रेषण विभिन्न रूपों में संभव है। आठवां है अंतःक्रिया एवं पृष्ठपोषण। आपका नौवां है गतिशील प्रक्रिया। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। संप्रेषण जो है प्रमुख रूप से विचारों, भावों, तथ्यों तथा विषय सामग्री के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। जैसे मैं यहाँ पे कोई क्लास में अगर कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए आई हूँ, तो मैं उस टॉपिक को पढ़ा रही हूँ, आपको दे रही हूँ, और आप उस चीज़ को, उस टॉपिक को समझ के क्या कर रहे हो, ले रहे हो। मतलब मैं अपने विचार आप तक पहुँचा रही हूँ, मतलब हम अपने विचार क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। ये संप्रेषण की सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा है पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। संप्रेषण जो है पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत प्रेषक जो कि मैं, ठीक है, एवं संदेश। अब हम तीसरा देखते हैं। संप्रेषण जो है द्विपक्षीय प्रक्रिया है। द्विपक्षीय प्रक्रिया से तात्पर्य एक पक्ष संदेश वाहक एवं दूसरा पक्ष जो रहता है संदेश प्राप्तकर्ता होता है। संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया में इन दोनों पक्षों का होना अनिवार्य है। इनके अभाव में संप्रेषण प्रक्रिया नहीं चल सकती। मतलब जो ये द्विपक्षीय प्रक्रिया, मतलब उसके लिए संप्रेषण के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है कि एक अगर आपको कोई संदेश दे रहा है तो संदेश वो देगा किसको, दीवार को, पत्थर को तो देगा नहीं, किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को ही देगा। तो उसके लिए द्विपक्षीय, इसलिए इसे कहा जाता है द्विपक्षीय प्रक्रिया है करके, क्योंकि ये जो संप्रेषण है बिना दो व्यक्ति के कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। उसके बाद देखते हैं हम चौथा देखते हैं उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। प्रत्येक संप्रेषण किसी एक उद्देश्य पर आधारित होती है। उद्देश्य विहीन संप्रेषण प्रक्रिया नहीं हो सकती है। मतलब कोई भी जो संप्रेषण हम करते हैं आपस में, अगर बातचीत भी अगर हम कर रहे हैं, क्लास में करें, फ़ोन में करें, मैसेज से करें, चाहे जैसे भी करें, आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। बिना उद्देश्य के कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता है। आपको अगर कोई जानकारी लेनी रहती तब अपने जो फ्रेंड है उनको आप कॉल करते हो, कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप पूछना चाहते हो कि आज क्लास में क्या हुआ, कैसा हुआ करके। एक उद्देश्य रहता है कि जानकारी लेना रहता है आपको कि आज अगर मैं कॉलेज नहीं गया था या नहीं गई थी तो आज कॉलेज में क्या टीचर ने क्या पढ़ाया, ये आपका उद्देश्य रहता है, वो जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संप्रेषण की जो विशेषता वो क्या है, उद्देश्ययुक्त प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं पांचवा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संपर्क। संप्रेषण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष संप्रेषण में वक्ता एवं श्रोता का प्रत्यक्ष संपर्क होता है, जिसमें दोनों आमने सामने रहते हुए संप्रेषण करते हैं। अप्रत्यक्ष संप्रेषण के अंतर्गत डाक, पत्र पत्रिकाओं एवं SMS के द्वारा किया जाने वाला जो संप्रेषण होता है उसको सम्मिलित करते हैं। जैसे संप्रेषण जो है प्रत्यक्ष, जैसे मैं अभी क्लास के अंदर अगर यही टीचिंग अगर मैं क्लास के अंदर अगर देते रहती है आप लोगों के साथ में, तो सामने क्या रहता, मेरे सामने कौन रहता, स्टूडेंट रहता। ठीक है, हम लोग सामने सामने बैठ के क्या करते हैं, हम लोग कोई भी टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर आप किसी फ्रेंड से एकदम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आमने सामने बैठ के क्लासरूम के अंदर बात करें, तो वो क्या हो गया, आपका संप्रेषण कैसा संप्रेषण होगा, प्रत्यक्ष संप्रेषण। अप्रत्यक्ष संप्रेषण मतलब सामने वाला व्यक्ति जिसको आप सूचना दे रहे हैं वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, तो उसका माध्यम क्या होता है,
है, आप पत्र के लेटर के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, या SMS जैसे आप मैसेज वगैरह जो करते हैं, जब आप मैसेज करते हैं क्या व्यक्ति सामने रहता है क्या? नहीं रहता है, तभी आप उसको मैसेज के जरिए अपने जो भाव है, अपना जो संदेश है क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। इस प्रकार से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भी हम संपर्क कर सकते हैं, ये संप्रेषण की विशेषता है। संप्रेषण सूचना प्रदान करना मात्र नहीं, ये हमारा अगला 6वां पॉइंट है। इसमें है संप्रेषण केवल सूचनाएं नहीं होती बल्कि सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, संप्रेषण को सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि संप्रेषण सूचना है। संप्रेषण का मतलब कि आप अपने भाव, विचार, संदेश को एक जगह से आप दूसरे जगह क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, भेजते हो, उसी को हम संप्रेषण। मात्र सूचना प्रदान करना संप्रेषण नहीं होता। संप्रेषण में सूचना प्राप्तकर्ता सूचनाओं के प्रति प्रतिक्रिया भी करता है। जैसे आपने मैसेज किया, मैसेज कर देने के बाद में आपका संप्रेषण ख़त्म हो गया, ये नहीं होता है। जब तक सामने वाला उस मैसेज को पढ़ के समझ के आपको अपना जो रिएक्शन नहीं देगा, अपना बात वापस से आपको समझ के आपको रिप्लाई जब तक वो नहीं देता है, तब तक हम उसको क्या नहीं बोल सकते, संप्रेषण नहीं मान सकते उसको। ठीक है, सिर्फ सूचना देना संप्रेषण नहीं होता, सूचना का वापस आना भी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं। और वो संप्रेषण की विशेषता है कि अगर सूचना जा रही है तो वहाँ से वापस सूचना आएगी भी। उसके बाद हम लिखते हैं 7वां, संप्रेषण विभिन्न रूपों में संभव है। संप्रेषण के विभिन्न रूप हो सकते हैं, अर्थात संप्रेषण मौखिक, अमौखिक, पत्र पत्रिकाओं, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि के द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही होता है। ठीक है, अगला हम लेते हैं 8वां, संप्रेषण विभिन्न रूपों में संभव है। 8वां लेते हैं, अंतःक्रिया एवं पृष्ठपोषण। इसमें संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता एवं श्रोता के मध्य अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया से तात्पर्य वक्ता एवं श्रोता के मध्य विचार विनिमय से होता है। इस प्रक्रिया में अंतःक्रिया के साथ प्रतिपुष्टि भी आवश्यक है। प्रतिपुष्टि के द्वारा वक्ता एवं श्रोता को संप्रेषण की सफलता का ज्ञान होता है। अंतःक्रिया एवं पृष्ठपोषण का मतलब हम आपस में एक दूसरे के साथ क्या किए, कम्युनिकेट किए, अपनी बात, मेरी बातें आप तक गई, आपकी बातें मेरे तक गई। अब मेरी बात आप तक कैसे गई, कितना गई, आपने उसे क्या समझा, कितना समझा, ये मुझे कब पता चलेगा, जब आप उस पर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, पृष्ठपोषण का मतलब ये होता है कि आप मुझे रिप्लाई जब करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा जो संदेश है वो सही तरीके से आप तक पहुंचा या नहीं, और हमारा जो संप्रेषण कितना सफल हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम 9वां, गतिशील प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है। व्यक्ति को लगातार संप्रेषण करते रहना आवश्यक होता है। संप्रेषण के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है। मतलब संप्रेषण जो है लगातार चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। संप्रेषण कभी किसी से, इस तरीके से आप लगातार संप्रेषण करते रहते हैं और हमारा जो दैनिक जीवन क्या आता है, गतिशील रहता है। आज हम इस वीडियो में संप्रेषण की विशेषता तक का ही अध्ययन करेंगे, उसके आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।